नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड की खबर जिसने भी सुनी वह हैरान परेशान रह गया। कैसे एक शख्स इतना मजबूर हो गया कि उसने मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा। मरने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, एक वीडियो भी बनाया जो कि 90 मिनट से भी ज्यादा का है। अतुल के केस में कई लोगों पर आरोप है, पत्नी के झूठे मुकदमे, तारीख पर तारीख और लचर न्याय व्यवस्था। अतुल ने 24 पन्नों के सुसाइड नोट के हर पन्ने पर न्याय मिलना चाहिए लिखा है। पत्नी निकिता और ससुराल वालों के साथ साथ सुभाष ने जौनपुर में एक पारिवारिक न्यायालय के जज पर भी उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। सुभाष ने अपने कथित उत्पीड़न को बताने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इसमें परिजनों से कहा गया कि न्याय मिलने तक उनकी अस्थियों को विसर्जित न किया जाए। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके खिलाफ 9 मामलों में 6 के मुकदमे ट्रायल कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में थे। 2 साल में कोर्ट की 120 तारीखें लगी जिससे वह पूरी तरह टूट गया। जौनपुर परिवार अदालत की जज रीना कौशिक और उनके स्टाफ ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अतुल ने लिखा, इस सिस्टम ने मुझे न्याय नहीं दिया, मेरा फैसला अभी बाकी है। सोचिए उस आदमी को कितना मजबूर किया होगा मेंटली जो उसने हार कर मौत को गले लगा लिया। अतुल सुभाष ना तो पहले इंसान थे और ना आखिरी जिन्होंने यह खौफनाक रास्ता अपनाया है। 80% मामलों में दहेज कानून का सिर्फ दुरुपयोग ससुराल वालों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। कितने मासूम परिवार फर्जी मुकदमे के कारण बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। ये संख्या महिलाओं की आत्महत्या से दोगुनी से भी ज्यादा है। जब महिला पुलिस, विमेन सेल और भ्रष्ट न्यायपालिका चारों तरफ से पुरुषों को लूटती है और देश का मीडिया पुरुषों को बदनाम करता है, तब अपने परिवार की इज्जत के खातिर देश के पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार तो पुरुषों को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह कहीं ट्रेन के आगे कूदकर या जहरीला पदार्थ खाकर जान दे रही हैं। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कई थानों में दर्ज हो जाते हैं तो कई छुपा दिए जाते हैं। जरा सोचिए हमारे देश में कानून व्यवस्था कितनी खोखली है कि एक आम इंसान थक हार कर मौत को गले लगा लेता है, ये सोचकर कि शायद मरने के बाद ही सही उसे न्याय तो मिल पाएगा। मैं आपसे पूछती हूं कि आपके नजरिए से एक अच्छा वकील कौन होता है? आप कहेंगे जो कोर्ट रूम में अच्छी दलीलें दे, पर मैं आपसे कहूंगी कि आज के समय में एक अच्छा वकील वही है जो सबसे अच्छा दलाली करे। जी हाँ, भारत में कानून बिकता है, बस खरीदने वाला दमदार होना चाहिए। कन्नड़ में कहावत है, मंदिर में भगवान नहीं, न्यायालय में न्याय नहीं। न्याय व्यवस्था भी अब दूसरा राजनीतिक संस्था बन गया है। जजों के लिए न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं रहा है। आज के समय में आम लोगों के लिए कोर्ट का लक्ष्य अन्याय करना और तिरस्कार करना ही हो गया है। राजनीति में जैसे गुंडे लोग होते हैं ना, वैसे न्याय व्यवस्था वाले भी अब गुंडे बन गए। जितना ज्यादा पैसा उतना जल्दी फैसला। भारत में संविधान सर्वोच्च माना जाता है, मतलब कानून का शासन होगा। इसलिए हमारे पास हजारों कानून हैं। हर कानून में सैकड़ों धाराएं, उपधाराएं, अनुच्छेद, संशोधन, नियम, उपनियम, कुल मिलाकर इतने छेद मिलते हैं कि पूरी न्यायिक व्यवस्था एक भूल भुलैया बन गई। हर क्षेत्र के लिए अलग कानून, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ कानूनों में लिखा है। बस कानूनों में न्याय कैसे और कब मिलेगा ये नहीं लिखा है। आप न्याय मांगोगे, सरकार आपको कानून थमा देगी। ऊपर से लेकर नीचे तक यानी संसद, विधानसभा, हर जगह लगातार कानून बन रही हैं। हर सत्र में कम से कम 100 बिल, एक्ट बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे होगा इसका कोई सुनिश्चित करने वाला नहीं। कानून की नजर में दोषी और याचक दोनों बराबर हैं। दोषी को सजा ना हो जाए ये बड़ी अच्छे तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। उसको वकील मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, किसी को न्याय मिले, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। न्याय की देवी ने आंख में पट्टी बांध रखी है, मतलब वो दोषी और पीड़ित किसी को नहीं देखती। यही तो गलत है। उस देवी को आंख खोलकर ये देखना चाहिए कि दोषी कौन है। पीड़ित जब न्याय मांगे तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, ये न्याय करने का तरीका नहीं हो सकता है। और हम आम जनता को भी क्या ही कहा जाए। इस देश में बिजली, हैंडपंप, 2 किलो अनाज, किरासन तेल के लिए ही आंदोलन होते हैं। हम ना न्याय करने को तैयार, ना मांगने को तैयार। न्याय हमारी प्राथमिकता में ही नहीं। हम न्याय न करेंगे, ना किसी को मांगने देंगे, ना किसी को न्याय के लिए साथ देंगे। हाँ, पर जब किसी की जान चली जाए तो अफसोस करने बैठेंगे और फिर सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराकर शांत हो जाएंगे। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहती हूं।
बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल बोल बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके बच्चा साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसने भीतर से तोड़ दिया है। ये वीडियो देखकर हर किसी का मन कौंध उठा होगा। ये चंद मिनट का वीडियो देख आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि उस बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। अतुल सुभाष ने तो एक ही बार जान दी, और उनके पीछे जो रह गए उनके माँ बाप, वो अब पल पल मरेंगे। और अब न्याय के दुकानदार इन आंसुओं की भी कीमत लगाएंगे। मैं अतुल सुभाष जैसे तमाम पुरुषों से ये पूछना चाहती हूँ कि इन आंसुओं की क्या कीमत हो सकती है। इसलिए इस तरह की कोई भी खौफनाक कदम उठाने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोचें। आपका एक गलत फैसला आपके अपनों को, आपके माँ बाप को जीते जी मौत के कुएं में धकेल सकता है। जान दे देना किसी भी समस्या का हल हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शोषित, बेबस, लाचार महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का मैं पूरे दिल से सम्मान करती हूँ, पर इस कानून का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने वाली महिलाओं के खिलाफ मैं हमेशा खड़ी मिलूंगी, उनके खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। उम्मीद है कि सच्चाई की इस लड़ाई में आप भी हमारे कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे और अपने आसपास हो रहे अन्याय को देख उसे नजरअंदाज करने के बजाय आप उसके लिए आवाज उठाएंगे। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है, एक परिवार को उजड़ने से बचा सकती है। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।